हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे करना है। और शायद तुम लोगों ने ये चीज 11th क्लास में पढ़ी भी है केमिस्ट्री में, बट वही चीज मैं अब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा लेंगे अपन, बाकी रहेगी वही की वही चीज, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, ऐसा बोल सकते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लॉज। इसको लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, कुछ और ही बोल सकते हैं, जैसा मन करे। ठीक है, तीन चीजें पढ़ेंगे। वैसे तो ज्यादा तुम्हें पता ही है, मुझे थियोरेटिकली याद रहती नहीं है चीजें, बट हाँ तीन चीजें मुझे याद आ रही हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, पहली तो ये है, सुनते जाओ पहले। पहली चीज तो यह है कि जब रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी किसकी होती है? न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस की होती है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो न्यूक्लियस की रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है। अच्छा, कैसे डिसइंटीग्रेट होता है? अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, याद है ना? अल्फा पार्टिकल बना के कुछ नया न्यूक्लियस बना सकता है, बीटा माइनस निकाल के कुछ नया न्यूक्लियस बना सकता है, बीटा प्लस निकाल के कुछ नया न्यूक्लियस बना सकता है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है, या गामा फोटोन भी रिलीज कर सकता है। अच्छा, शायद मैंने एक चीज बताई नहीं थी, बट गामा फोटोन कभी भी एक न्यूक्लियस तभी रिलीज करता है जब उसने पहले या तो कोई दूसरे तरीके का रेडियो एक्टिविटी शो किया हो। मतलब जो हम लोगों ने बाकी सब पढ़ा था ना, कि अल्फा पार्टिकल डिके, अल्फा डिके, या बीटा माइनस डिके, या बीटा प्लस डिके, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन सब में से कुछ पहले हुआ होगा, उसी के बाद गामा डिके होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक हाई एनर्जी न्यूक्लियस तभी बनता है, एक हाई एनर्जी न्यूक्लियस तभी बनता है जब कुछ एक डिके हुआ हो और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ना, वो हाई एनर्जी का रह गया है। ठीक है, वो हाई एनर्जी का रह गया है, तभी गामा डिके होता है। तो इस चीज को तुम याद रख सकते हो, इस चीज को याद रख सकते हो कि गामा डिके इज ऑलवेज फॉलोड, गामा डिके इज ऑलवेज फॉलोड आफ्टर, गामा डिके इज ऑलवेज फॉलोड आफ्टर अल्फा और बीटा डिके, ऐसे करके कुछ लिख सकते हो। गामा डिके उसी के बाद होता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 तरीके के डिके थे, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि वो डिकेज क्यों होते हैं, मतलब किस टाइप की चीज होगी, किस टाइप की अनस्टेबिलिटी होगी, तो कौन से टाइप का डिके प्रिफर्ड होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब मैं उसी से रिलेटेड कुछ बताने वाला हूं। पहली चीज तो ये कि अगर तुम्हारे पास एक सैंपल है, अब हम इंडिविजुअल न्यूक्लियाई की बात नहीं करेंगे, समझ लेना ये चीज। तो जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे थे, तो इंडिविजुअल न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक न्यूक्लियस कैसे डिके हो रहा है। अब हम लोग एज अ सैंपल बात करते हैं। जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं ना, तो हम मैक्रोस्कोपिकली पढ़ते हैं, ये समझ लो। ये हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आ गए। जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे थे। माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब इंडिविजुअल न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं, मतलब हम लोग बहुत सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अगर हमारे साथ हमारे पास रखे हुए हैं, मतलब तुम्हारे पास एक टुकड़ा है यूरेनियम का, तुम्हारे पास एक टुकड़ा है बिस्मथ का, तुम्हारे पास एक टुकड़ा है किसी चीज का, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल का, तो उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं हम रेडियो एक्टिविटी की, तो पहली चीज तो ये, पहली चीज तो ये कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल में, एक रेडियो एक्टिव सैंपल में जितनी रेडियो एक्टिविटी ये वाला पार्ट शो करेगा, उतनी ही रेडियो एक्टिविटी ये वाला पार्ट शो करेगा, उतनी ही रेडियो एक्टिविटी ये वाला पार्ट शो करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर तुम बराबर अमाउंट एक रेडियो एक्टिव सैंपल में कहीं से भी निकालोगे, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई बराबर होंगे। परसेंटेज ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई मतलब क्या हुआ, समझते हैं, वर्ड्स भी समझ लेते हैं क्लियरली। डिके मतलब होता है टूटना, तो परसेंटेज ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई मतलब क्या हुआ होगा। हमारे पास एक सैंपल था, इनिशियली मान लेते हैं उसमें एक भी डिकेड नहीं था, मतलब सबके सब साबुत थे। ठीक है, पूरे के पूरे जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक एक न्यूक्लियस धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा। क्यों? स्पॉन्टेनियस डिके है, रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल न्यूक्लिया है, एक के बाद एक टूटना शुरू करेंगे। टाइम लगेगा, कौन सा कब टूटेगा हमें नहीं पता, कौन सा कब टूटेगा हमें नहीं पता, लेकिन एक के बाद एक टूटना शुरू करेंगे। तो एक के बाद एक जब टूटना शुरू करेंगे, तो अगर मैं बोलूं कि इस एरिया में मैंने देखा कि 40% जो है वो टूट चुके थे, तो फिर उतना ही बड़ा जगह यहां पर लोगे तो उस वॉल्यूम में भी 40% टूट चुके होंगे, उतना ही वॉल्यूम यहां लोगे तो उसमें भी 40% टूट चुके होंगे। तो मैंने एक्चुअली दो चीजें बोल दी इतनी देर में। क्या क्या? पहली तो ये, लिख लो इस चीज को। पहली तो ये पहली तो ये पहली तो ये कि
The exact time at which, the exact time at which, the exact time at which a particular nucleus, एक कोई particular nucleus के बारे में बात करेंगे, the exact time at which a particular nucleus will decay cannot be predicted. The exact time at which a particular nucleus will decay cannot be predicted. मतलब अगर इस सैंपल में तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर कोई न्यूक्लियस है यहां, और मैं बोलूं ये कब टूटेगा, तो हम नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते। कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस को अगर तुम पकड़ के चलोगे, तो द एग्जैक्ट टाइम एट विच अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस विल डिके कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बताऊंगा मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इस लॉ के बेसिस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट तुम ये लिख लो कि इन अ रेडियो एक्टिव सैंपल, 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 the decay is homogeneous. The decay is homogeneous. That is, the decay is homogeneous. That is, that is the concentration of decayed and undecayed nuclei. Decayed मतलब जो टूट चुके, undecayed मतलब जो अभी टूटे नहीं है, कब टूटेंगे क्या पता, ठीक है। The concentration of decayed and undecayed nuclei, the concentration of decayed and undecayed nuclei is same, ठीक है, is same everywhere, is same everywhere, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिकेड एंड अनडिकेड न्यूक्लियाई इज सेम एवरीवेयर। मतलब यहां अगर तुमने देखा 40% टूटे हैं, 60% नहीं टूटे, यहां भी वही मिलेगा, यहां भी वही मिलेगा, यहां भी वही मिलेगा, यहां भी वही मिलेगा, हर जगह पर तुम्हें वही चीज मिलेगी, ठीक है। ठीक है, दो चीजें तो मैंने बता दी, दो पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए यहां पर। तीसरा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, लिखो द अनस्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी, द रेडियो एक्टिविटी लिखो, द रेडियो एक्टिविटी, द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी मतलब कि उसके टूटने वाला है ना कोई भी न्यूक्लियस, तो उसकी वो प्रॉपर्टी, उसको रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस, द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक बॉन्ड्स। मतलब समझ जाओ, एटॉमिक बॉन्ड्स, एटॉमिक बॉन्ड्स मतलब एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं, लेकिन जो बॉन्ड्स बनते हैं वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड ऑन एटॉमिक बॉन्ड्स। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम बात करें मान लो मीथेन की, CH4। अब कार्बन तो दो तरीके के होते हैं, बताऊं तुम्हें। कार्बन कोई होता है 14 जिसका मास नंबर 14 होता है, और कोई से कार्बन होते हैं जिनका मास नंबर होता है 12। जो C14 होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। C14 जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। मतलब ये खुद से, इसका न्यूक्लियस जो होता है ये अनस्टेबल होता है, ये खुद से टूटता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका न्यूक्लियस खुद से टूटता है। तो C14 अगर रेडियो एक्टिव है, तो C14H4 भी उतना ही रेडियो एक्टिव होगा जितना C14 रेडियो एक्टिव है। मतलब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, उससे कार्बन के न्यूक्लियस को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसा ये शो कर रहा था C14 जैसी रेडियो एक्टिविटी शो करेगा इंडिविजुअली, वैसा ही C14H4 शो करेगा, और वैसा ही C14O2 भी शो करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि C14 की जो हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पता ही नहीं होगा तुम लोग को, चलो छोड़ो बाद में बात करेंगे। तुम बोलोगे सर पता है, पता है, पता है, पता है, ठीक है, कोई देर, थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है। समझ तो गए तुम लोग कि C14 का जितना रेडियो एक्टिविटी होगी वही C14H4 की होगी, और वही C14O2 की होगी, गिवन दैट कि अगर उनके वो बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे हमारा पूरा चैप्टर आगे न्यूमेरिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ये है, ये है, ये है, लिखो, क्या बोलना चाहिए पता है, हाँ। लिखो द रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी, लिखो द रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी वर्ड भी बोला जाता है। द रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी, द रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी इज डिफाइंड एज
the number of nuclei, the number of nuclei disintegrating per second. The radioactivity और activity, इसको activity भी बोला जाता है, is defined as the number of nuclei disintegrating per second. The number of nuclei disintegrating per second मतलब कितना जल्दी जल्दी न्यूक्लियस टूट रहे हैं, ठीक है, कितना जल्दी जल्दी न्यूक्लियस टूट रहे हैं. न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड. डिसइंटीग्रेटिंग मतलब टूटना, लिख लो वहां पर, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब टूटना. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ठीक है, ये होती है, ये कहलाती है एक्टिविटी. आगे आगे लिखो, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, आगे लिखो. द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड एंड इज प्रोपोर्शनल टू, क्या, एक्टिविटी की बात हो रही है, ये डिफाइन तो अपन ने कर दिया. एंड इज प्रोपोर्शनल टू, एंड इज प्रोपोर्शनल टू, एंड इज प्रोपोर्शनल टू the number of, the number of, and is proportional to the number of, अनडिकेट लिखना और ब्रैकेट में एक्टिव भी लिख लेना. अनडिकेट को क्योंकि एक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है. द नंबर ऑफ, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेट, अनडिकेट एक्टिव न्यूक्लियाई present in the sample, and is proportional to, and is proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample. ठीक है, क्योंकि यहां पर हम सैंपल के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है, अगर तुम्हारे पास एक सैंपल है और तुम्हारे पास एक और सैंपल है, मान लो अगर मैंने बोला कि इसके अंदर 10 टू द पावर 20 न्यूक्लियस है अनडिकेड, और इसके अंदर 4 इंटू 10 टू द पावर 20 अनडिकेड न्यूक्लियस है. अनडिकेड न्यूक्लियस को एक्टिव भी बोलते हैं क्योंकि वो टूट सकते हैं, वो एक्टिविटी शो करेंगे इसलिए, ठीक है. तो इसके अंदर 10 टू द पावर 20 अनडिकेड न्यूक्लियस है और इसके अंदर 4 इंटू 10 टू द पावर 20 अनडिकेड न्यूक्लियस है. तो अगर इसकी एक्टिविटी ए नॉट है, इसकी एक्टिविटी ए नॉट है, एक्टिविटी का मतलब कितने डिके हो रहे हैं पर सेकंड, तो मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं. चलो, अगर मैंने बोला इसकी एक्टिविटी लेट्स से 10 डिके पर सेकंड है, 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, इसकी एक्टिविटी 10 डिके पर सेकंड है, तो इसकी एक्टिविटी 40 डिके पर सेकंड होगी. सिंपली ये बोला गया है सेम टाइप ऑफ सैंपल. सेम टाइप ऑफ सैंपल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूरेनियम है और एक कार्बन है, नहीं, सेम दोनों यूरेनियम होना चाहिए या दोनों कार्बन होना चाहिए. तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक यूरेनियम का सैंपल है, इसमें 10 टू द पावर 20 एक्टिव न्यूक्लियस है और उसकी एक्टिविटी मैंने देखी कि इसके अंदर 10 टूट रहे हैं पर सेकंड, 10 टूट जाते हैं एक सेकंड में. और मेरे पास एक और सैंपल है जिसके अंदर 4 इंटू 10 टू द पावर 20 अनडिकेड न्यूक्लियस है या एक्टिव न्यूक्लियस है, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि इसकी अगर 10 डिके पर सेकंड थी तो इसकी 40 डिके पर सेकंड होगी. सिंपली ये बोल रहा हूं मैं, ठीक है. तो एक्टिविटी मतलब क्या है, एक्टिविटी मतलब सिंपल सा है, कितने पर सेकंड टूटते हैं, ठीक है, कितने पर सेकंड टूटते हैं, ठीक है, ठीक है. अब देखो, ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला लास्ट पॉइंट के बेसिस पे अपन का पूरा चैप्टर अब आगे बढ़ेगा, ठीक है. ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला, इसको मैं एक काम कर रहा हूं, एक समझा नहीं रहा, एक दूसरी जगह से रिलेट कर रहा हूं, एक दूसरी चीज से रिलेट कर रहा हूं. किस चीज से रिलेट कर रहा हूं, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है. कितना पानी भरा हुआ है, वी वॉल्यूम, वी वॉल्यूम पानी भरा हुआ है, ठीक है. अच्छा, मैंने बोला यहां से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है, यहां से पानी बाहर आ रहा है, और मैंने बोला यहां से जो पानी बाहर आ रहा है उसका मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वॉल्यूम कितना बाहर आ रहा है पर सेकंड. समझना, बहुत गौर से समझना. मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना पानी बाहर आ रहा है, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर सेकंड. ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर सेकंड. और मैंने ये नोटिस किया कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कुछ होगा, कंटेनर का शेप के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज, लेकिन कर सकते हैं ऐसा, अपन बिल्कुल पॉसिबिलिटी बना सकते हैं. मान लो मैंने बोला कि यहां से वॉल्यूम पर सेकंड जो बाहर आ रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वी. कहने का मतलब कि अगर कम पानी भरा होता है तो कम पानी पर सेकंड बाहर आता है,
अगर मैं डबल कर देता हूं पानी को तो डबल वॉल्यूम पर सेकंड आने लगता है बाहर। अगर मैं वॉल्यूम को यहां पर अंदर ट्रिपल कर देता हूं, समझना, अगर अंदर के वॉल्यूम को मैं ट्रिपल कर देता हूं तो फिर यहां से जो पानी बाहर आ रहा है वो भी ट्रिपल हो जाता है। मतलब अंदर एक एग्जांपल के लिए, अंदर अगर 10 लीटर पानी है तो बाहर 1 लीटर पर सेकंड आता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, अंदर अगर 10 लीटर पानी है तो बाहर 1 लीटर पर सेकंड आता है। लेकिन तुम्हें पता है थोड़ी देर बाद 9 लीटर बचेगा। जब 9 लीटर बचेगा तो अब 0.9 लीटर पर सेकंड बाहर आएगा, प्रोपोर्शनली कम होता जा रहा है। जब 8 लीटर बचेगा तो 0.8 लीटर पर सेकंड बाहर आएगा। जब 7 लीटर बचेगा तो 0.7 लीटर पर सेकंड बाहर आएगा। यही एक एक्टिविटी है, यही मैंने समझाया एक्टिविटी है। एक्टिविटी में मैंने क्या समझाया कि नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, मतलब कितने कम हो जा रहे हैं एक्टिव में से, मतलब कितना वॉल्यूम जैसे कम हो जा रहा है, कितने कम हो जा रहे हैं आउट ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि तुम्हारे पास है कितने। जितने ज्यादा होंगे उतनी तेजी से कम होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, तो तुम बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इसी के बराबर है कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है। जितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर आ रहा है उतना ही वॉल्यूम इसका पर सेकंड कम होता जाएगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, जितना वॉल्यूम यहां से बाहर आता जा रहा है उतना ही वॉल्यूम इसका पर सेकंड कम होता जाएगा। बट अगर मैं बोल दूं कि मैंने तो नल भी लगाया है, नल भी लगा देते हैं, यहां से और पानी आ रहा है, यहां से और पानी आ रहा है, अब समझना। अब मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं, एक काम करता हूं, तो मुझे एक सिंपल सा आंसर बताना, बहुत 10th क्लास 9th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से मैंने बोला कुछ नाम रखते हैं अपन, वी आई इज रेट ऑफ फ्लो। वी आई रेट से बाहर आ रहा है, नहीं वी आई, क्या नाम दे इसका, वी ओ नाम देते हैं, आउट है ये इनपुट है, इसका नाम वी आई इज रेट ऑफ फ्लो। यहां से वीआई रेट से पानी आ रहा है और यहां से वीओ रेट से पानी जा रहा है, तो मुझे बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर क्या होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर कितना होगा। शायद तुम समझ गए होगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड द कंटेनर इज वी आई माइनस वीओ। कितना तेज इनपुट हो रहा है, इनपुट यानी कि कितना जल्दी जल्दी पानी अंदर आ रहा है, माइनस कितना जल्दी जल्दी बाहर जा रहा है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो हमारा वॉल्यूम इसके अंदर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारी ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी तो अंदर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम न्यूक्लियर डिके पे, यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं हम न्यूक्लियर डिके पे। अगर तुम्हारे पास एक सैंपल है जिसके अंदर, सुनते जाना, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, नहीं न्यूक्लियस नहीं है, एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है। क्या डिफरेंस है सर? अरे जो टूट गए वो भी उसके अंदर ही पड़े हैं, लेकिन वो अब नहीं टूटेंगे, वो किस काम के हैं, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि कितने एक्टिव बचे हैं, टोटल कितने, उसका क्या करेंगे। जो टूट गए वो किसी काम के नहीं है हमारे, वो नहीं टूटने वाले फर्दर, तो उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एन डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, समझना। अब थ्रू सम प्रोसेस मैं इसके अंदर और एडिशन करते जा रहा हूं, एक्टिव न्यूक्लियाई इसके अंदर ऐड करते जा रहा हूं एट द रेट ऑफ अल्फा। ठीक है, या इसको अपन लोग एक काम करें, इसको अपन लोग लिख देते हैं सिंपल सा इनपुट रेट, इनपुट रेट। ठीक है, और इससे बाहर भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली न्यूक्लियाई, बाहर नहीं आ रहे हैं लेकिन टूट तो रहे ना, अंदर ही है, लेकिन एक्टिव न्यूक्लियाई तो कम होते जा रहे हैं। और कितने कम होते जा रहे हैं बताओ, आउटपुट रेट के हिसाब से कम होते जा रहे हैं, ऐसे हो रहा है। तो मुझे बताओ इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या होगा। सबसे पहली बात तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को मैं ऐसे लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को अगर डीवी बाई डी लिखा था तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को ऐसे लिखा जाएगा। और इसको भी हम लिखेंगे इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। अब ये जो आउटपुट रेट है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एक्टिविटी है।
आउटपुट रेट जो है इसको हम लोग एक्टिविटी बोल रहे हैं, तो आउटपुट रेट इज कॉल्ड एक्टिविटी। समझ लेना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। तो इनपुट रेट के बारे में अभी और तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट रेट है ना, दैट इज एक्चुअली एक्टिविटी, और एक्टिविटी को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। एक्टिविटी को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ये चीज तो तुम्हें समझ में आई गई थी, इसको भी लिखना मत, ठीक है। इसको लिखने से पहले अपन को एक चीज लिखना पड़ेगी। जो हमने अभी अभी लिखा था उसमें हम लोगों ने ये लिखा था कि एक्टिविटी जो थी दैट इज प्रोपोर्शनल टू कि हमारे पास कितने एक्टिव न्यूक्लियस हैं। अगर एक्टिविटी को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं तो हमने जो चीज लिखी है रूल नंबर 4 में, लॉ नंबर 4 में, तो वो लॉ के हिसाब से एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो ए डिनोट कर रहा है रेडियो एक्टिविटी और ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अब जैसा कि फिजिक्स में होता रहता है हमेशा कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है हम लगा देते हैं इक्वल टू और हमारा आंसर बन जाता है। ए इक्वल टू लैम्डा एन बन गया, ए इक्वल टू लैम्डा एन बन गया, ठीक है। तो ये एक हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया लैम्डा। अब ये लैम्डा का कुछ नाम रखेंगे ऑब्वियसली, तो लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। समझ में आया? लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी का फॉर्मूला, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एन। लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, एन है एक्टिव नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और ए है ए एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक्टिविटी मतलब होता है आउटपुट रेट। आउटपुट रेट मतलब कि कितना डिके हो रहा है पर सेकेंड, ठीक है। आउटपुट रेट यहां पर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिकेज पर सेकेंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे पास एक सैंपल है जिसमें ऑलरेडी एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे। अब मैं उसमें कुछ कंटिन्यूअसली ऐड कर रहा हूं, कुछ कंटिन्यूअसली ऐड कर रहा हूं, ठीक है। कुछ कंटिन्यूअसली ऐड कर रहा हूं, किस रेट पे ऐड कर रहा हूं? कोई रेट होगा तो मैंने लिख दिया इनपुट रेट पे ऐड कर रहा हूं, मतलब कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड ऐड कर रहा हूं। अच्छा, कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड कम हो रहे हैं वो एक्टिविटी डिनोट करता है। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मतलब कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड कम हो रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल, तो तुम लिखोगे dn by dt इज इक्वल टू इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट, ठीक है। तुम लिखोगे इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट। अब इस चीज को अच्छे से समझ लिया तुमने, इस चीज को अच्छे से समझ लिया तुमने। तो अब मैं आउटपुट रेट इक्वल टू ए हटा रहा हूं क्योंकि वहां तो लिखा ही हुआ है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इफ इनपुट रेट इज इक्वल टू 0, कहने का मतलब यह है कि मान लो हमारे पास एक सैंपल है, उसमें हम कोई नए न्यूक्लियाई ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा इनपुट रेट 0 है, मतलब नए न्यूक्लियाई ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में dn बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट रेट, और ये हो जाएगा माइनस ए। समझ में आई बात? ठीक है। dn बाई dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए। अच्छा, इस चीज तक पहुंचने में मैं बहुत इजीली पहुंच सकता था, बहुत जल्दी पहुंच सकता था। मुझे जरूरी नहीं था मैं तुम्हें इतना सारा एक्सप्लेन करूं। मैं सीधा तुम्हें मालूम क्या बोलता? मैं तुम्हें बोलता कि एक्टिविटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड मतलब कितने न्यूक्लियस कम हो रहे हैं पर सेकेंड, यानी कि रेट एट विच कैपिटल एन इज डिक्रीजिंग, रेट एट विच कैपिटल एन इज डिक्रीजिंग। dn बाई dt बताता है रेट एट विच कैपिटल एन इज इंक्रीजिंग। dn बाई dt हमेशा क्या बताता है? रेट एट विच कैपिटल एन इज इंक्रीजिंग। याद रखना ये बात। जैसे dv बाई dt लिखा था, वो हमेशा क्या बताएगा? रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अगर कोई dx बाई dt लिखेगा, इसका मतलब रेट एट विच x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो रेट एट विच n इज इंक्रीजिंग dn बाई dt बताता है, तो माइनस dn बाई dt क्या बताएगा? रेट एट विच कैपिटल एन इज डिक्रीजिंग। अब हमें पता है रेट एट विच कैपिटल एन इज डिक्रीजिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो रेट एट विच एन इज डिक्रीजिंग वो हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी, और वो ए के बराबर होगा। तो डायरेक्टली ये बन जाता, डायरेक्टली ये बन जाता। लेकिन कल को जब मुझे इनपुट रेट भी देना होता तो मुझे फिर से समझाना पड़ता, क्योंकि अभी आगे कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जिसके अंदर मैं बोल दूंगा कि अब मैं ऐड भी कर रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऐड भी कर रहा हूं पर सेकंड। अब क्या करोगे? तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर दोबारा समझाऊंगा सर, पहली बार में तो आपने डीएन बाई डी टी में कोई बात ही नहीं करी थी इनपुट के बारे में, अब मैं कर रहा हूं। हमेशा इनपुट रेट माइनस आउटपुट रेट डिनोट करेगा तुम्हें रेट एट विच कैपिटल एन इज इंक्रीजिंग, यानी कि डीएन बाई डी टी। अब बाय चांस अगर इनपुट रेट 0 होगा तो डाल दो, तो इक्वल टू माइनस ऑफ आउटपुट रेट, और आउटपुट रेट मतलब कितने डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, कितने टूट रहे हैं पर सेकंड, उसी को तो एक्टिविटी बोलते हैं, तो ए लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग पहले ये नोट करोगे, उसके बाद तुम ये नोट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम ए की वैल्यू डालोगे। देखो मैं करके बताऊं।
चलो मैं यहां पर जितनी जगह है उसमें एक चीज और कर रहा हूं, उसके बाद तुम पूरा नोट करना, ठीक है? यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मैं dn बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन लिख सकता हूं, क्योंकि ए की वैल्यू लैम्डा एन होती है। एन को नीचे लाते हैं, dt को उधर लेके जाते हैं, ये बन गया dn बाय एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। ऐसा जब भी दिखता है हम इंटीग्रेशन मार देते हैं, इसमें इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो टाइम जा रहा है 0 से t। अब मैं ऐसा मान रहा हूं कि टाइम जीरो पर अगर एन नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे, टाइम जीरो पर एन नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे, और अभी इस टाइम पर एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। इनिशियली कितने थे? एन नॉट। ये अपन ने डीएन बाई डी लिखा था, ये तो किसी भी रैंडम टाइम का था। मान लेते हैं इनिशियली एकदम टाइम जीरो पे एन नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे, तो जीरो के सामने एन नॉट लिखा। टाइम टी पे एन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, फिर क्या होगा? फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा एल एन एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है? फिर ये बन जाएगा एन बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई टू दावर माइनस लैम्डा टी, और ये बन जाएगा एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। अगर मैं दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन बनेगी लैम्डा एन इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा एन डिनोट कर रहा है एक्टिविटी। सिमिलरली लैम्डा एन नॉट क्या डिनोट करेगा? लैम्डा एन नॉट डिनोट करेगा कि एन की जगह तुमने इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डाल दिए, यानी कि इनिशियल एक्टिविटी। तो ये हमारा एक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया, इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। याद रखना, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई का फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है? तो इस चीज को अपन नोट कर लेते हैं अब। ठीक है? अच्छा, यहां पर मेरे पास और जगह है, और जगह है, और जगह को यूज कर लेते हैं। अगर कोई ग्राफ बनाने को बोलेगा मुझे एन वर्सेस टी का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कहां से स्टार्ट होगा? एन नॉट से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा। अगर कोई एक्टिविटी वर्सेस टी का बोलेगा तो भी सेम मिलेगा, तो ये एक्टिविटी का भी यही ग्राफ होगा। ठीक है? और अगर बाय चांस किसी ने मुझे, नहीं छोड़ो, बाकी तुम समझ ही जाओगे। ठीक है? इस चीज को पूरा नोट कर लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? इस चीज को पूरा नोट कर लो। तुम्हें पता है क्या चीज पहले नोट करना है? पहले इतना नोट करना है बस। फिर उसके बाद सैंपल लिख देते हैं ऊपर अपन इसके। ये एक सैंपल है जिसमें अपन ऐड कर रहे हैं। सैंपल एट टाइम टी बोलना चाहिए। एट टाइम टी ये सैंपल है जिसमें इनपुट रेट भी और आउटपुट रेट भी है। इनिशियली अगर एन नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई थे, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई निकाल रहे हैं उसके अंदर, वो हमने निकाला। उसके बेसिस पर हमने निकाल दिया नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर कितने एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ये पूरी कहानी हो रही है इनपुट रेट इक्वल टू 0 के लिए। यानी कि हमारे पास एक एन नॉट न्यूक्लियाई का सैंपल था, और उसको हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे टूट रहा है, तो टूटता जा रहा है। ठीक है? नोट कर लो जल्दी से पूरा, फिर आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो ग्राफ मैंने अभी बनाया था उस ग्राफ से रिलेटेड मुझे एक चीज बताना है। तो ग्राफ बनाते हैं फिर से कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बना। वो ग्राफ दिख रहा था कुछ ऐसा। ठीक है? अब ये जो ग्राफ है इसके अंदर हमें दिख रहा है ये वैल्यू जो है, पहले इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस थे, और कंटिन्यूअसली वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो मेरा मन किया जानने का कि कितनी देर बाद वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे बचेंगे, मतलब कितने हो जाएंगे? 50% हो जाएंगे। ये मुझे कैलकुलेट करने का मन है। ठीक है? चलो, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करने बैठा कि कितनी देर बाद नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाएंगे, मतलब मैं चाहता हूं नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हो जाएं? एन नॉट बाई टू। और मैं निकालना चाहता हूं इस टाइम को, जिसका नाम मैंने रखा कैपिटल टी। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। देखो, मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मुझे पता है ये फॉर्मूला निकाला है अभी अभी, एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। ये नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मूला है, और तुम चाहते हो यहां एन नॉट बाई टू लिखना, तो लिख दो
एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट और एन नॉट गायब हो गया। यहां पर बना, देखना कि 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा टी, ये बना। दोनों तरफ अपन ले लेते हैं लॉग, दोनों तरफ अपन ले लेते हैं लॉग, तो क्या बन जाएगा? अच्छा, यहां पर टी को भी कैपिटल टी डाल दे, यहां स्मॉल टी रहने दो, लेकिन जब तुम एन नॉट बाई टू लिख रहे हो तो कैपिटल टी डाल दो, क्योंकि कैपिटल टी डिनोट कर रहा है ना टाइम जिसपे अपन का इतना बचा है। तो ये बन गया अपन का फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूं, नेचुरल लॉग। तो ये बना एल एन टू इज इक्वल टू लैम्डा टी, यानी कि टी की वैल्यू आ गई मेरे पास एल एन टू बाय लैम्डा। ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद, सुनना गौर से, ये वो टाइम है जितने टाइम के बाद अगर एन नॉट इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे तो एन नॉट बाय टू बचेंगे। ठीक है, अब अगर मैं एक और लाइन बनाऊं एन नॉट बाय फोर पे, तो तुम्हें क्या लगता है ये टाइम कितना आएगा? ये टाइम कितना आएगा? तो एक बार कैलकुलेट करके बताता हूं मैं कि ये टाइम कितना आएगा। अगर तुम एन नॉट बाय फोर के लिए कैलकुलेट करते, और मान लो तुम टाइम कैलकुलेट करते, मान लेते हैं इस टाइम का नाम है टी डैश, और ये टाइम अगर तुम कैलकुलेट करते तो अब तुम लिखोगे 4 इज इक्वल टू ई टू दावर लैम्डा टी डैश, क्योंकि एन नॉट तो कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब फिर से अपन लॉग ले लेते हैं, तो ये बना एल एन फोर, इस बार बना एल एन फोर इज इक्वल टू लैम्डा टी डैश। एल एन फोर को एल एन टू स्क्वायर लिखा जा सकता है, एल एन टू स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब एल एन में जब भी ऐसा होता है ए टू दावर भी तो एक बाहर आ जाता है, तो ये बना एल टू एल एन टू इज लैम्डा टी डैश, यानी कि टी डैश आ गया टू इंटू एल एन टू बाय लैम्डा, और एल एन टू बाय लैम्डा तो कैपिटल टी था, तो टी डैश की वैल्यू आ गई टू टी। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एन नॉट से एन नॉट बाय टू जाने में अगर टी टाइम लगा, तो एन नॉट बाय टू से एन नॉट बाय फोर जाने में भी टी टाइम ही लगा, क्योंकि टोटल टाइम टू टी हो गया है। सिमिलरली अगर मैं एन नॉट बाय एट पे एक लाइन बनाऊंगा तो टाइम मिलेगा मुझे थ्री टी। अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को आधा होने में जो टाइम लगता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को जो आधा होने में फिर से टाइम लगा, अभी एन नॉट बाय टू से एन नॉट बाय फोर आने में भी तो टी टाइम लगा। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को आधा होने में जो टाइम लगता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को जो आधा होने में टाइम लगता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसको नाम दिया जाता है हाफ लाइफ। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई को आधा होने में जो टाइम लग रहा है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, और इसको नाम दिया जा रहा है हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ कितना होता है? एल एन टू बाय लैम्डा, वेर लैम्डा इज द डिके कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी जो मैंने बोली। और बहुत से लोग तो सोच रहे होंगे सपनों में पहले से भी पता है, ये हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ी थी, आपने हमें कुछ नया नहीं बताया। वेरी गुड। पर मैं तुम्हें एक नई चीज बताता हूँ। 50% में ऐसा क्या था जो हमने 50% ही किया है? 50% ही क्यों? ऐसा क्या था 50% में जो हम 50% ही करें? कुछ और करके देखें, कुछ और करके देखें। मान लो हमारा मन किया ये जानने का कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे ना हो, आधे ना हो, थ्री फोर्थ हो जाए, यानी कि चलो थ्री फोर्थ भी नहीं, सिंपल सी बात करते हैं, 10% कम हो जाए, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई 10% कम हो जाए। ठीक है, 10% कम होने का मतलब क्या हो गया कि अगर पहले एन नॉट है तो एन नॉट बाय 10 कम हो जाए। एन नॉट बाय 10 कम करोगे तो बचेंगे 0.9 एन नॉट। और फिर निकालने का मन किया कि अब बताओ टाइम कितना होगा, और मान लो मैंने बोला ये टाइम होगा टी नॉट। सुनना, मान लो मैंने बोला ये टाइम होगा टी नॉट। अब समझना, चलो ये तो तुम लिख ही लो, तुम तो बाद में भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं हटा रहा हूं यहां से। तुम लिख लेना, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपरली, बट तुम इसको मैं बोलूंगा ये लिख लो, फिर उसके बाद में कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा वो लिख लेना। मैं अभी हटा रहा हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये लिखा हुआ। ठीक है, सुनो, सुनते जाओ, अभी सुनो, अभी सुनो, अभी सुनो। मान लो मैंने बोला कि पहले एन नॉट थे और मैं 10%, 50% नहीं, 10% कम होने में कितना टाइम लगा? टी नॉट टाइम लगा। डालो जरा इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगा 0.n, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा, ये फॉर्मूला। 0.9 एन नॉट बचे हैं इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी नॉट। एन नॉट और एन नॉट गायब हो गए, ये बना एल एन 0.9 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी नॉट। टी नॉट इज इक्वल टू, समझना,
माइनस एल एन 0.9 बाय लैम्डा। ठीक है। अच्छा सर नेगेटिव कैसे आ गया टाइम? नेगेटिव नहीं है टाइम। माइनस एल एन पॉइंट नाइन एक पॉजिटिव नंबर है, एल एन पॉइंट नाइन भी नेगेटिव है, माइनस भी है इधर साथ में। तो इसको लिखने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट ये है पॉजिटिव नंबर, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैं कैलकुलेशन कुछ और करके बता रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि फर्दर 10% डिक्रीज करो, फर्दर 10% डिक्रीज करो। अगर तुम और 10% डिक्रीज करोगे तो कितने बचेंगे? बताओ जरा कितने बचेंगे यहां पर? बताओ जरा कितने बचेंगे अगर और 10% डिक्रीज करें? 0.9 एन नॉट का, जैसे एन नॉट का 10% कितना होता है? एन नॉट का 10% कितना होता है? एन नॉट का 10% होता है 0.1 एन नॉट, मतलब 10% ऑफ एन नॉट इज 0.1 एन नॉट। तो क्या करा तुमने? 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 10% निकल आता है। 0.9 एन नॉट का 10% क्या होगा? 0.09 एन नॉट। 0.09 एन नॉट, मतलब फर्दर 10% अगर तुम डिक्रीज करोगे तो इसको 0.09 एन नॉट डिक्रीज करो। अगर तुम 0.09 एन नॉट डिक्रीज करोगे तो 0.81 एन नॉट बचेंगे। फर्दर 10% डिक्रीज हो गया। बता दूं, मैं लिख दूं, दिस शोज 10% डिक्रीज, दिस अगेन शोज 10% डिक्रीज। ठीक है। अब मैं प्रूफ करके बताने वाला हूं तुम लोग को कि यहां पर जो टाइम आएगा वो आएगा 2t नॉट। मतलब 50% में ऐसा कुछ खास बात नहीं है, वो तो बस उसको याद कर लिया लोगों ने और कुछ नहीं। ठीक है। 50% में ऐसी कोई खास बात नहीं है कि हाफ लाइफ नाम से अपन ने याद कर लिया। क्या कोई और तरीके की लाइफ नहीं हो सकती? हाफ लाइफ के अलावा 10% लाइफ हो सकती है, बिल्कुल। 10% लाइफ कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई 10% डिक्रीज होने में इक्वल टाइम लगता है हर बार। मैं प्रूव करके बता देता हूं, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पे तो चलो। तो हम यहां कर, मैं टाइम को 2t नॉट प्रूव करना है। ठीक है। यहां से टाइम जीरो पे कितने थे? एन नॉट। और टाइम 2t नॉट पर कितने हैं मैं प्रूव कर दूंगा? 0.81 एन नॉट। ठीक है, करके बता देता हूं। इनिशियली थे एन नॉट और टाइम को मुझे डालने का मन है 2t नॉट। यही प्रूफ करने का मन है ना? उल्टा भी कर सकता हूं, तुम बोलो तो मैं 0.81 एन नॉट के लिए टाइम प्रूफ कर देता हूं 2t नॉट, जो भी है। टाइम 2t नॉट पे प्रूफ करके बता रहा हूं मैं, 0.81 एन नॉट बचे। ठीक है। तो यहां से बना n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी नॉट का स्क्वायर। और e टू दावर माइनस लैम्डा टी नॉट तो 0.9 के बराबर है, तो ये 0.9 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 0.9 स्क्वायर। कितने बचे? कितना आ गया? 0.81 एन नॉट। तो हाफ लाइफ में कोई खास बात नहीं थी, ये हमेशा वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है। जब भी तुम्हें अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है 5% कम होने में लगे टाइम 10 सेकेंड, अगले 5% कम होने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड। अगले 5%, लेकिन लेकिन अब ये याद रखना कि स्टार्टिंग के से कंपेयर नहीं कर रहे हैं 5%। पहले 5% कम होने में टाइम लगा 10 सेकेंड, अब उस वैल्यू से फर्दर 5% कम होने में लगेंगे और 10 सेकेंड, फिर जो नई वैल्यू आई है उससे फर्दर और कम होने में कितने लगेंगे? 10 सेकेंड। ठीक है। या इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर जैसे मान लो कि एक सैंपल है, उस सैंपल में 10 घंटे बाद देखा, 10 घंटे बाद देखा तो 20% कम हो गए थे। 10 घंटे बाद देखा तो 20% कम हो गए थे, और 10 घंटे बाद देखेंगे तो कितने कम हो जाएंगे? मैं बोलूंगा फर्दर 20% कम हो जाएंगे, फर्दर 20% कम हो जाएंगे। इससे तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपली इससे आंसर निकाल सकते हो। एक सॉल्व करके बताऊं। मान लो मैंने बोला तुम्हारे पास इनिशियली थे एन नॉट, 10 घंटे बाद देखा, 10 घंटे बाद देखा बचे कितने? 0.8 एन नॉट। सुनना, 10 घंटे बाद देखा कितने बचे? 0.8 एन नॉट। और 10 घंटे बाद देखोगे तो कितने बचेंगे? तो मैं बोलूंगा अब बचे हुए के भी, जैसे कितने कम हुए? ये 20% डिक्रीज है, देखो ये 20% डिक्रीज है। ये कितनी देर में हुआ? 10 आवर्स में। तो नेक्स्ट 10 आवर्स में भी करना क्या है हमें? 20% डिक्रीज ही करना है। नेक्स्ट 10 आवर्स में भी 20% डिक्रीज ही करना है, लेकिन इसका 20% निकालना। इसका 20% कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 0.2। 0.8 इंटू 0.2 कितना होता है? 0.16। और 0.16 इसमें से कम करोगे तो कितना बचेगा? 0.64 एन नॉट। अगले 10 घंटे में ये रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। मतलब पहले अगर इतने थे, 10 घंटे बाद इतने थे, अगले 10 घंटे बाद इतने बचेंगे। समझ में आई बात? समझ में आया कैसे करा? तो ऐसे करके अपन लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जनरली क्वेश्चन उनके फॉर्म में बनते हैं, इसलिए जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं अलग से। तो उसको लिख लेते हैं आप। जो मैंने यहां पर लिखा था ना, जो यहां पर लिखा था, मैंने कहा था नोट कर लेना, तो वो नोट करो पहले। वो नोट करो पहले। जो पहली बार में ग्राफ बनाया था वो ग्राफ बनाओ,
वो जो पहली बार में ग्राफ बनाया था वो टाइम कैपिटल टी बनाया था, टाइम 2t बनाया था, ठीक है। वो ग्राफ बनाओ, n0/2 और n0/4 मार्क करो उस ग्राफ में, और फिर उसके आगे लिखो, जल्दी से बना लो पहले, और फिर उसके आगे लिख लो। ग्राफ बनाना है n0/2 कैपिटल टी, n0/4 2 कैपिटल टी, ये मार्क करना है। वो जो कैलकुलेशन लिखी थी जिसमें कैपिटल टी इक्वल टू कितना आ गया था, ln2/λ, वो लिखना है। वो लिखने के बाद अब नोट कर लो, लिखो the time in which the time in which number of active nuclei the time in which number of active nuclei become half of the initial value, the time in which number of active nuclei become half of the initial value is called half life, is called half life of the sample, is called half life of the sample, is called half life of the sample, is called half life of the sample। अच्छा, एक चीज भी, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने बोला हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, ये क्यों नहीं बोला हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियस कितनी बार टूटेगा? वो एक ही बार टूटता है। वो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कुछ आधा टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक न्यूक्लियस के लिए हाफ लाइफ नहीं डिफाइन होती है, एक न्यूक्लियस के लिए हाफ लाइफ नहीं डिफाइन होती है, एक सैंपल के लिए हाफ लाइफ डिफाइन होती है कि उस सैंपल में बचे हुए एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हो जाए, आधे। ठीक है, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। ठीक है, लिख लिया? चलो, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। ठीक है, तो एक चीज और लिख लो जरा उसके आगे। अपन लोगों ने निकाला ना T इज इक्वल टू, निकाला क्या, ln2/λ, ये निकाला। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं ln2/t, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूं ln2/t, और फिर मैं इस लैम्डा को इस फॉर्मूले में पुट करूं, देखना, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा। लैम्डा की जगह तो अपन लोग वो डाल रहे हैं ln2/t, और एक स्मॉल टी पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो मैं पूरा लिख के बताऊं। n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस साइन के साथ, और ln2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास ऐसा लिखा होता है तो हम इसको पूरे 2 की पावर में चढ़ा सकते हैं, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दावर ln2 टू दावर माइनस टी बाई टी, माइनस टी बाई टी को ऊपर ले गए। अच्छा, e टू दावर ln x होता है तो वो x होता है, तो e टू दावर ln जो भी लिखा हुआ है वो इस वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और यहां से आ गया n इज इक्वल टू एन नॉट 2 टू दावर माइनस टी बाई टी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करूं तो एक तरीके से देखा जाए तो e टू दावर माइनस लैम्डा टी कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय 2 टू दावर माइनस टी बाई टी। अब वो कोई भी फॉर्मूला हो, उसके अंदर तुम ये रिप्लेसमेंट डाल सकते हो, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तुम डायरेक्टली ये चीज लिख दो कि फ्रॉम फ्रॉम टी इक्वल टू ln2/λ E is equals to minus lambda t is equals to 2 to the power minus small t by capital T। ये डायरेक्टली प्रूफ किया जा सकता है, हम जरूर नहीं इसी फॉर्मूले से जाते, और मैं चाहता भी नहीं हूं तुम इतना सारा लिखो, कोई सेंस नहीं है अपन को इतना सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, जरूर नहीं अपन इतना सारा लिखें। तो ये लिखो, और अब ये याद रखना, अब ये याद रखना कि हमेशा तुम ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकते हो, हमेशा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, उस इक्वेशन में तुम ऐसा रिप्लेसमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता था ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू दावर माइनस लैम्डा टी, तो उसके लिए भी तुम ये वाला रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए भी ये वाला रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो जल्दी से पहले तो ये लिख लो, फिर मैं एक चीज और बता दूं। तो लिख लो फ्रॉम टी इक्वल टू ln2/λ e टू दावर माइनस लैम्डा टी इज इक्वल टू 2 टू दावर माइनस टी बाई टी, ये हम हमेशा रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और लिख लो, देखो, इन वन हाफ लाइफ द एक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इन वन हाफ लाइफ द एक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ये तो ऑब्वियस है,
अगर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो रहे हैं और एक्टिविटी तो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल था किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के, तो एक्टिविटी भी ऑब्वियसली आधा हो जाएगा। तो इन वन हाफ लाइफ द एक्टिविटी ऑल्सो रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब तुम इस चीज को भी नोट करना है तो किसी तरीके से नोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं ऐसे नोट करवा देता हूं इसको, देखो इसको ऐसे नोट करवा देता हूं, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, देखना। मान लो तुम्हारे पास एन नॉट है, टी नॉट टाइम के बाद कितने बचे, x% ऑफ एन नॉट बचे, x कैन बी एनी नंबर। देन फर्दर टी नॉट टाइम के बाद कितने बचेंगे पता है, x% बचेंगे ऑफ x% एन नॉट। फर्दर टी नॉट टाइम के बाद तुम्हारे पास बचेंगे x% ऑफ x% ऑफ x% एन नॉट। मतलब हम क्या करते जा रहे हैं, जो भी नंबर है उसमें x% मल्टीप्लाई करते जाओ, आंसर आता जाएगा। जैसे यहां पर एन नॉट थे, 10 घंटे बाद 80% बचे, तो और 10 घंटे बाद 80% ऑफ 80% एन नॉट बचेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो टूट चुके हैं उसके लिए नहीं बोल रहे, उसके लिए ही बोल रहा हूं मैं। जो नंबर ऑफ टूट चुके न्यूक्लियाई हैं वो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इतने बचे हैं, इतने थे, माइनस कर लो, इतने बचे हैं, इतने थे, माइनस कर लो। तो जब जब भी तुम्हें ये निकालना हो कितने टूट गए, तो वो हमेशा किससे निकालोगे, हम माइनस करके निकालेंगे। कितने बचे हैं उसके लिए पूरी कैलकुलेशन, उसके लिए पूरे फॉर्मूले बनाते हैं हम लोग। ठीक है, कितने बचे हैं उन्हीं के लिए पूरी कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, चलो बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे है, अच्छी बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा लिख लो जो भी लिखना है इसमें। चलो, चलो तो फिर ठीक है। आज के लिए हम लोगों ने काफी पढ़ लिया है। ऑल दो तुम्हें लग रहा होगा लेक्चर तो छोटा ही था, लेकिन हाँ मैंने रब करने का टाइम में तुम लोग को बोला था लिख लो, और ऐसी सारी चीजों में आई गेस 1 घंटा तुम्हारा पूरा हो ही गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग थोड़े अलग टाइप की और थ्योरी से इसमें थ्योरी ऐड करेंगे, थोड़ी सी और चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। और वो पढ़ने के बाद आई होप हमारा न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा, और रेडियो एक्टिविटी खत्म होते ही फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह एक्सेट्रा जो भी हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।